डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब आज G20 के महती सम्मेलन जिसमें कोविड के बाद दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दशा और दिशा चेंज होने वाली है, उसमें चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, विधिवेत्ता, भारतीय संस्कृति के अध्येता को मैं बुलाया हूं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, आज G20 के सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये हुई है कि ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं होगा, ऐसे यहाँ की मीडिया और दुनिया की मीडिया बोल रही थी। वो हो चुकी है। और एक उपलब्धि, महत्वपूर्ण उपलब्धि है डॉक्टर साहब, अफ्रीकन यूनियन जो 54 राष्ट्र हैं, जो दुनिया के पॉपुलेशन की 15% है, दुनिया की रकबा की क्षेत्रफल के 20% है और दुनिया के खनिज संसाधन 30% पाया जाता है वहां पे, उसको सदस्य बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी ने विचार रखा था इंडोनेशिया के सम्मेलन में, और उस समय अमेरिका में जो रहते हैं इंडियन डायस्पोरा के कई लोग और कई लोग बोल रहे थे कि दूर की कौड़ी है कि अफ्रीकन यूनियन को अमेरिका परमिट नहीं करेगी, और अमेरिका ने परमिट किया, आज सर्वसम्मति से मेंबर बन गया अफ्रीकन यूनियन। डॉक्टर साहब, तो कभी कभी लगता है कि जो इंडियन डायस्पोरा के लोग वहां थिंक टैंक बने हुए हैं यूएस में, उनका एजेंडा भारत के विरोध में रहता है। और डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं रखना चाहता हूं कि ये अफ्रीकन यूनियन को G20 में मेंबर बनाना भारत के लिए अपार संभावना है सर, इसमें अपॉर्चुनिटी है 54 राष्ट्रों का। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में आप बताएं, दोनों बारे में। देखिए, G20 जो है वो शुरुआत तो उसकी मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज को लेके हुए थे। रिच कंट्री का क्लब था, समझ रहे हैं, यूरोपियन वेस्टर्न सिविलाइजेशंस का। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम G20 एक्सपैंड करता गया अपने मैंडेट को, ठीक है ना। आज उसका मैंडेट काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है ना। आज वो सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ऑन द इश्यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ऐसा नहीं है। अब उसके इश्यूज जो हैं वो आते हैं, ट्रेड हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एनर्जी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एंटी करप्शन हो गया। सो बेसिकली ऑल गवर्नेंस इनकम्पास, आप उस गवर्नेंस इसी को कहते हैं ना, गवर्नेंस के जो एलिमेंट है तो वो यही है। तो ऑल गवर्निंग एलिमेंटल हैव बीन encompassed अंडर वन हेडिंग। तो अब इसमें भारतीय जो दर्शन है उसका देखिए विजन। अब विदेश में क्या कह रहे हैं, वो क्या नहीं कह रहे, वो तो हर जगह, बस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सबको रहना चाहिए, गाली देने वाले लोग रहने चाहिए। नहीं, और बिल्कुल। जो गाली देते हैं उनकी सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि उन्हें पढ़ते ना लिखते हैं, उनको गाली देना है, ठीक है ना। तो लेट्स दैट बी अपार्ट। बट भारत की विजन देखिए कि अफ्रीकन यूनियन को एज G21 समिट में बुलाया गया। चाइना में भी हुआ था ये समिट, पर चाइना में भी ये आइडिया नहीं आया। और अफ्रीका के पॉलिटिक्स में अगर आप नजर डालें तो बार बार अफ्रीका ये कह रहा है कि ये बॉर्डर्स जो अफ्रीका के आए हैं, ये बॉर्डर्स यूरोपियन कॉलोनाइजेशन की देन है, तो हम इन बॉर्डर्स को क्यों कंटिन्यू करते हैं। अगर यूरोपियन यूनियन बन सकता है सो व्हाई नॉट। अब आप देखिए EU की वो भी प्रेसिडेंट भी आई हैं, और जो बाकी उसके जो बिग इकोनॉमिक्स है उसके भी वो लोग आए हुए हैं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। जर्मनी, फ्रांस भी आए हुए हैं, और EU की भी हेड आई हुई है। आप सोचिए, तो मतलब कि तुम यूरोपियन यूनियन को एक एंटिटी से भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, और जो उनकी लार्जर इकोनॉमीज हैं, फ्रांस और जर्मनी टाइप की, वो भी पार्टिसिपेट कर रही है, यूके पार्टिसिपेट कर रही है, ऑल्दो यूके इज नो मोर EU, बट पार्टिसिपेट कर रही है। तो अफ्रीकन यूनियन में क्या कि भाई साउथ अफ्रीका आ जाए, बाकी के अफ्रीकन यूनियन जो छोटे छोटे कंट्रीज है उनको ना लो, क्योंकि इंटायर अफ्रीकन यूनियन का जो GDP है पूरे अफ्रीकन यूनियन का, वो 3.1 या 3.2 ट्रिलियन डॉलर है, US डॉलर। भारत से कम है। हाँ, इवन भारत से कम है इंटायर EU, इंटायर अफ्रीकन यूनियन का। पर पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि अब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के एजेंडा पे तो नहीं रह गए ना। नाउ योर एजेंडा इंक्लूड्स क्लाइमेट चेंज। आप अफ्रीका को कैसे उससे बाहर रखोगे? अगर आप वन वर्ल्ड वन सन की परिकल्पना कर रहे हो तो अफ्रीका कैसे बाहर हो जाएगा?
चलेगा। हेल्थ अगर आपका इशू ऑफ गवर्नेंस है या G20 का एक प्राइमरी टॉपिक है, तो क्या खाली हेल्थ ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज और ये ग्लोबल साउथ या नॉर्थ साउथ में आप ग्लोबल नॉर्थ में बांटोगे? ये सब कॉन्सेप्ट तो नहीं चलेगा ना। तो इट्स अ गुड थिंग कि G20 हैज बीन मेड मोर इंक्लूसिव, मोर डाइवर्स एंड मोर डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, क्योंकि जिनका मुस्तकबिल तय होना है, जिनका भविष्य का निर्माण होना है, उनके पार्टिसिपेशन तो होनी चाहिए ना। बिना उनके पार्टिसिपेशन के आप कैसे ये कह दोगे कि भाई ये जो है, ये क्या नाम है, ये जो लोग हैं ये हमारे नहीं है, या हम इनके बारे में सोचेंगे नहीं और हमसे इनका कोई लेना देना नहीं है जस्ट बिकॉज कि वो पुअर है। तो दिस अगेन शोज मोदीज लीडरशिप, मोदीज विजन। द मैन रियली रिप्रेजेंट जो इंडियन विजन है ना, उनको मोदी जी से अच्छा मैनिफेस्टेशन आज की डेट में नहीं मिल सकता। मीन्स मोदी जी सिंपली जो वो फिलॉसफी को जो मूर्त रूप देते हैं, क्योंकि भारत की एक समस्या ये रही कि भारत के लोग फिलॉसफी को समझे नहीं भारत की, ठीक है ना। तो भारत की फिलॉसफी का जो सही मूर्त रूप जो उसका जिसका ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसलेशन करते हैं, वो मोदी जी हैं। और अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बना करके ये उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि इंडिया इज द ओनली एंड द सोल वर्ल्ड गुरु, वर्ल्ड लीडर, जो सबको साथ में ले चलने की क्षमता, विजन और सामर्थ्य रखता है। बाकी किसी को ये आइडिया नहीं आया। बाकी तो ये लगता है इसकी जीडीपी इतनी हो गई तो इसको इंक्लूड कर लो, इसकी जीडीपी इतनी हो गई तो इसको इंक्लूड कर लो, अमीर लोगों का देश बनाओ। लेकिन भारत ने क्या किया कि डेमोक्रेटिक बनाया इसको, गरीबों को भी वॉइस दी। सो दिस इज व्हाट इंडिया इज, this is what vision for G20. Modi ji has done once again a phenomenal job. वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की बात को पूरा समझना भी अपने आप में बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं कि ये पूरा है क्या। वसुधैव कुटुंबकम जो पूरा है, आपको वो कोई एक दो लाइन का वो नहीं है, क्या नाम है उसको, मतलब एक दो लाइन की वो उसको क्या कहते हैं आप, कोई फिलॉसफी नहीं है वो, काफी डीप संपूर्ण दर्शन है, संपूर्ण दर्शन है। तो आप अगर वसुधैव कुटुंबकम को समझना चाहते हो तो पहले तो आप वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी तो समझो ना कि वो क्या कह रहा है, वो क्यों वसुधैव कुटुंबकम कह रहा है। वो कह रहा है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसा, यानी यह तेरा है वह मेरा है, यह कहने वाले छोटी मानसिकता के लोग हैं। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, जो बड़े चरित्र के लोग होते हैं, जो उदार चरित्र के लोग होते हैं, जो महान चरित्र के लोग होते हैं, वो पूरी समस्त दुनिया को ही अपना परिवार मानते हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स स्मॉल माइंडेड, they believe in me and you, right? Whereas the wise believe that the entire world is a family. जी। और ये डॉक्टर साहब जैसे यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है, वैसे अफ्रीकन कंट्री को मेंबर बनाना और उसको सब स्वीकार कर लेना सर्वसम्मति से, तो मोदी सरकार के विजन और भारत के दर्शन की उपलब्धि है। एग्जैक्टली, 100%, बिल्कुल सही, बिल्कुल। और एक चीज डॉक्टर साहब, मैं यहाँ एक चीज रखना चाहूंगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी, नॉन एलिगमेंट कंट्रीज के भी यहाँ कई 83 में नेहरू जी के समय में सम्मेलन हुआ, उसमें भी 70-80 कंट्री थे। लेकिन एक चीज यथार्थ है डॉक्टर साहब, तिजारत की दुनिया है। आपके पास दर्शन और आदर्श के पावर हो, लेकिन वहां पे इकोनॉमिक पावर ना हो, तो आपके सामर्थ्य की स्वीकृति नहीं हो सकती। जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय हम दुनिया की आदर्श की बात करते थे, लेकिन दुनिया स्वीकार नहीं करता था। आज आर्थिक रूप से जो शक्ति बने हैं, 5वीं नंबर की आर्थिक शक्ति है, और निकट भविष्य में 2-3 साल में तीसरी में आ जाएंगे। ये इसी आर्थिक सामर्थ्य से ही हमारी सामर्थ्य की स्वीकृति मिल रही है। आपके इसके बारे में क्या कहना है? मैं बड़ी ही जिसे कह लीजिए क्या कहते हैं, हम्बली आई वुड डिसएग्री, मैं इससे नहीं सहमत हूं आपके। उसका कारण ये है, देखिए दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक, टॉप 3 इकोनॉमिक्स का जो प्रेडिक्शन है
सारे स्कूल ऑफ थॉट्स के या जो इंस्टीट्यूशंस है उनके द्वारा, वर्ल्ड बैंक, IMF या KPM या जो ये क्रेडिट सुइस या जिस तरह जो इस तरह की रैंकिंग बनाती हैं, सबने कहा है कि चाइना, इंडिया, अमेरिका, यही होंगी तीन। कोई 1 होगा, कोई 2 होगा, कोई 3 होगा, बस, लेकिन होंगे यही तीन। ये तो हाँ, ये तो तीन ही होंगे। ये फोरगोन कंक्लूजन है। अब प्रश्न ये है वकील साहब कि चाइना को क्यों नहीं कह रहे हैं कि तुम वर्ल्ड लीडर बन जाओ? चाइना भी तो हमारा इकोनॉमिक दर्शन, मैं भी बोला सर, वो हमारा दर्शन और आर्थिक शक्ति दोनों मिलके। हाँ, नहीं, हम अगर आर्थिक शक्ति नहीं भी होते, दर्शन चाइना का भी बुरा नहीं है, दर्शन तो चाइना के पास भी है। चाइनीज आर ऑल्सो प्राउड ऑफ देयर फिलोसफी। भाई वो तो चाइनीज तो, ये तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो रूल ऑफ लॉ बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, वो तो उसको नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं हमारी दर्शन के हिसाब से हम चलेंगे। उनका दर्शन ये है कि चाइना एक समय दुनिया में राज करता था और उसका सिल्क रोड था और ये था, और चाइनीज हमेशा महान थे। वो उस दर्शन को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, उसको मूर्त रूप देना चाहते हैं। तो दर्शन तो वो, भाई 2 दर्शन है ना, चाइनीज दर्शन, भाई 3 दर्शन है ऐसे समझे। एक वेस्ट का दर्शन है, एक चाइनीज दर्शन है, और एक इंडियन दर्शन है। वेस्ट के दर्शन ने अभी तक रूल किया। वेस्ट के दर्शन ने आपको G7 बनाया, G8 बनाया, G20 बना दिया। इंडिया आया तो G21 बन गया, उसमें पुअर भी जुड़ गए। तो इंडियन दर्शन ने कुछ ऐड किया। चाइनीज का दर्शन क्या है? चाइनीज आया ही नहीं। चाइना का दर्शन है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी फिलॉसफी। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीनी हान जाति सर्वोच्च है और उसको शासन करना है, और हमारा वासुदेव कुटुंबकम। जी, एग्जैक्टली। तो अगर हमारे पास पैसा नहीं भी होता, और इतना ज्यादा पैसा है भी नहीं आज की डेट में, चाइना के पास 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 20 ट्रिलियन या 16-17 ऐसे ही कुछ होगा। 16 अगर 16 ट्रिलियन है, हम तो 3.75 पे पहुंचे, 3.25 है। हाँ, हम लोग 3.25 पे पहुंचे, वो 16 पे। अगर पैसा होता और फिलॉसफी से हो जाता, तो इंडिया के पास अभी इतना पैसा तो नहीं है किसी भी तरीके से। दोनों के कॉम्बिनेशन से हो रहा है। हाँ, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कॉम्बिनेशन होता तो चाइना का वर्ल्ड लीडर डिक्लेयर कर दिया जाता, क्योंकि चाइना के पास पैसा भी है, फिलॉसफी भी है। हाँ। हमारे पास पैसा कम है, लेकिन हमारी फिलॉसफी में दम ज्यादा है, तब भी लोग हमको आगे बढ़ाते हैं। हाँ। तो एक ऐसा भी समय आएगा कि हमारी, हो सकता है इकोनॉमी अमेरिका और चाइना से छोटी हो, लेकिन फिर भी हमारी फिलॉसफी तूती करे तो राज बोलेगी। बिकॉज कि देखिए, इकोनॉमिक्स तो बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं कि और कोई इकोनॉमिक्स इंडिया वर्ल्ड में नहीं होगी सिवाय इन तीनों के। EU भी एक इकोनॉमिक के रूप में उभरेगा, कोई उसमें शक नहीं है। EU कोई खत्म नहीं हो जाएगा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोई खत्म नहीं हो जाएगी, वो भी रहेगी। मगर जो इंक्लूसिवनेस और मानवतावादी हमारी फिलॉसफी है, वह अतुलनीय है, और वही भारत को लेके चलती है दुनिया भर में। जी। डॉक्टर साहब, कल विश्व बैंक ने ये कहा है कि ई क्रांति, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में हो, चाहे यूनिवर्सिटी सेक्टर में हो, भारत ने जो 50 साल में दुनिया ने किया, उपलब्धि प्राप्त किया, वो 6 साल में कर लिया है। कल विश्व बैंक ने बोला है। तो इसके बारे में थोड़े से बताएं, मतलब जैसे भारत की। वो तो विश्व बैंक की जो भी स्टडी रिपोर्ट हो, वो तो गवर्नमेंट के बेस्ड डेटा पे ही काम करते हैं ना। पॉइंट ये है कि देयर इज अ बॉयंसी इन इंडियन मार्केट। लोगों का इंडिया वर्ल्ड पे या भारत के कॉन्सेप्ट पे भरोसा बड़ा है, जो इंटरनल लोग हैं, जो लोग अपने आप को इंडियन कहते हैं। जब आपका अपने ब्रांड जब अपनी ब्रांड पे भरोसा बढ़ता है, तो उस ब्रांड की वैल्यू अपने आप 4 गुना बढ़ जाती है मार्केट में भी। तो लोग आज भारत से एसोसिएट करते हैं, यहाँ पे करना चाहते हैं वो। अब जैसे ये जो गवर्नमेंट आई है, इसने इम्पेटस दिया है प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को, लोग इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप को इन्होंने एक तरीके से प्रमोट किया है, उसको इनकरेज किया है। पहले मानसिकता ये थी कि नौकरी करो। सोशलिस्ट का ये जो 50-60 साल का वो रहा, उसमें ये मानसिकता थी कि सफलता का मतलब है सरकारी जॉब। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो सफलता का मतलब है ये बैठा दिया है। आज भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, जो अपनी फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करना चाहती हैं, उनकी फिलॉसफी तो यही है ना कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया, और उनके रोजगार का एक डेफिनेशन है कि ये बता दो कितनी सरकारी नौकरी लगी, और कितनी सरकारी नौकरी लगी है इसको जानने का डेटा है कि EPFO का हमें नंबर बता दो, जो प्रोविडेंट फंड की वो खुलते हैं। आप समझ रहे हैं? जी। सो बॉटम लाइन ये है वकील साहब कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो कोई पहली बार नहीं बढ़ रही है। भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट किया गया था पिछले 200 साल में, स्पेशली ये मुगलों के द्वारा और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा। सो
मुगल उतनी चौपट नहीं किए, उन्होंने बहुत हद तक मार काट मचाई। उसके बाद आकर के क्योंकि ये गिरता चला गया ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो जब मुगल आए थे तो हम 25-26% पे थे, उसके बाद हम गिरते 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 1% पे आ गए। तो ये ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक समय पे ही गिरना शुरू हुआ, ये लगातार गिरता चला गया 400-500 साल तक। तो जब आप गिरते गिरते एक पे आ गए और फिर आप उठ करके आज शायद आप वर्ल्ड जीडीपी के 2-3% बन गए हो, तो या 3-4% जो भी आपका कंट्रीब्यूशन, अब मैंने देखा नहीं है, तो आपको, हाँ, तो अब आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि भाई जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, आप समझ रहे हैं। तो हमने इसलिए किया क्योंकि आज भारत जो है वो भारत के लोग भारत पे भरोसा करते हैं, वो अपने आप को भारतीय मानते हैं। अब वर्ल्ड की जीडीपी जो थी 2023 में वो 112 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है ना। हम करीब करीब 3.75 ट्रिलियन डॉलर हैं, लगभग 4%। तो 4 से कम ही हो गए, बहुत कम हो गया, 4.25 है। तो पॉइंट यही है कि उठे हैं ना, नीचे तो नहीं गए हैं। और ये जर्नी तो सिर्फ और सिर्फ 1991 के बाद ही शुरू हुई। मैं इसमें किसी गवर्नमेंट को ज्यादा या कम नहीं नंबर देना, लेकिन गवर्नमेंट ने शुरू तो किया ना 1991 में। उनको समझ में आ गई कि सोशलिज्म तो से मार्केट नहीं चलेगा, सोशलिज्म से इकोनॉमिक्स नहीं चलेगी। सोशलिज्म हर जगह फेल हुआ, कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स हर जगह फेल हुआ। आप जितने भी केसेस पढ़ लें वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप के, चाहे आप हमारे, चाहे एशिया में, कहीं भी ये सोशलिज्म नहीं चला। आप समझ रही हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से। डॉक्टर साहब, अभी ऋषि सुनक आए हैं भारत और उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं गर्व करता हूं। पूरा मीडिया में चर्चा चल रहा है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपसे कि ब्रिटेन में हिंदू हैं 1.6%, पाकिस्तान में हिंदू हैं 1.6%, लेकिन दोनों की कल्चर और सिविलाइजेशन के अंतर समझिए। 1.6% हिंदू हुआ, वहां एक हिंदू प्रधानमंत्री है, और 1.6% हिंदू बचे हैं, वहां एक काउंसलर बनना भी मुश्किल है। करेक्ट। तो ये मैं यहाँ पे एक साथ में एक और जोड़ रहा हूं। 1915 में जब मोदी जी गए वहां ब्रिटेन की दौरा में, वहां पब्लिक मीटिंग हुई, तो डेविड मैक्रोन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है अगले 10 साल में कोई इंडियन यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उस समय डेविड कैमरून ने कहा था, डेविड कैमरून ने कहा था, लेकिन वो सिद्ध हो गया सर, मात्र 7 साल में हो गया। तो ये मोदी जी का नेतृत्व और उनके विश्व में उनके नेतृत्व के प्रखरता का परिणाम नहीं है? आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, देखिए मोदी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर मेरे ख्याल से ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने में मोदी जी को क्रेडिट दे दिया जाए, ये थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी। नहीं, हाँ जी, देखिए भारतीय इंडियन जो डायस्पोरा को इंपावर तो किया ना सर। हाँ, नहीं बिल्कुल, तो इम्पेटस जरूर मिल सकता है, मगर देखिए वहां का भी तो है ना, ये जो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो एमपीज थे, उन्होंने सपोर्ट किया तभी ना ऋषि सुनक बन पाए। तो ऐसी मानसिकता भी तो बनाई गई ना। देखिए वेस्टर्न रिफॉर्मेशन जो थी, उसने जब ये रियलाइज किया कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा और ये सब चीजें होंगी, ह्यूमन इक्वल है, ये सब बातें हम पहले से ही कह रहे थे। ये सब बातें तो हम पहले से कह रहे थे ना कि आप जो इंडियन डायस्पोरा का जो वर्क है, अब ये भी बात देखिए ना कि अगर ऋषि सुनक ये कह रहे होते कि हम इंग्लैंड को ब्रिटेन बनाएंगे, सॉरी, हम इंग्लैंड को इंडिया बनाएंगे, हम यहाँ पे मंदिर खोल देंगे, तुम्हारे चर्च बंद कर देंगे, तुम्हारे नियमों को खत्म कर देंगे, तो वो क्या उनको वोट दे देते? नहीं भैया ऋषि सुनक तो वहां पे अंग्रेज ही बन के बात कर रहा है ना, वो ब्रिटेन के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, ब्रिटेन के हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, ब्रिटेन के कल्चर को प्रोटेक्ट कर। वो बोला कि हम ये क्या नाम है इसको, क्रिसमस नहीं मनाएंगे, क्रिसमस मेरा त्योहार नहीं है, हम यहाँ पे हिंदू लॉ लगा देंगे, ऐसा बोल रहा है क्या? वो नहीं बोल रहा है। नहीं, वो ऐसे नहीं बोल रहा है। तो यही हिंदुत्व की कामयाबी है। हाँ, वो जहां जाता है जी। तो मेरा कहना है कि ये जो हमारा दर्शन है वो इतना वृहद है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उसकी वृहदता के दायरे में कि हम सबको अपना मान लेते हैं, हम सबके जैसे हो जाते हैं, और फिर भी हमारी आइडेंटिटी खत्म नहीं होती।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ इस रहे हैं? बात को पूरा इस बात को पूरा यूरोप और अमेरिका स्वीकार कर रहा है सर, उसी को मैं बोल रहा था। हम्म हम्म जैसे 5-7 साल पहले यहाँ के लीडर लोग, तथाकथित लोग, अपने को हिंदू बताने में शर्मिंदगी महसूस करते थे। आप खुद जान रहे हैं करेक्ट सर चीज को, करेक्ट। हिंदुस्तान में। लेकिन कम से कम एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गर्व के साथ बोल तो रहा है कि मैं हिंदू हूं, उसमें कोई ये नहीं है। और वो भी तो बोला ना, विवेक रामास्वामी जो हैं, हाँ, यूएस वो के भी बोला है। फ्रंट लाइन कंटेंडर, ही इज सेइंग बिल्कुल आई एम बिल्कुल। प्राउड हिंदू। जी जी जी। तो उसमें मैं एक दिन देखिए, हिंदू, इसमें ये बात जरूर जोड़ना चाहिए कि प्राउड हिंदू का ये मतलब नहीं है कि आई एम एनी लेस क्रिश्चियन। मैं हाँ हिंदू जी हूं जी। तो भी मैं क्रिश्चियनिटी को भी अपने अंदर समा सकता हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी लेकिन चीज को तुम मैं। अगर क्रिश्चियन बन के रहोगे तो तुम हिंदुत्व को नहीं समा सकते। तुम्हें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी इसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता। हमारे इंडिया में सेकुलरिज्म तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भाई, इंडिया में सेकुलरिज्म 1942 के 52nd अमेंडमेंट या 44th अमेंडमेंट के बाद आया। तो इंडिया जी सेक्युलर जी। था। इंडिया, अरे सेक्युलरिज्म का मतलब तो समझो यार। इंडिया ने कब अपनी कहा कि हम अपनी एंशिएंट हेरिटेज और ट्रेडिशन से अपना जान छुड़ाना चाहते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो पॉइंट ये है कि वकील साहब, कि हिंदुत्व दर्शन का जो महानता है, जो समग्रता है, जो व्यापकता है, एक हिंदू क्रिश्चियन भी है और हिंदू भी बिल्कुल है, बिल्कुल। एक हिंदू मुसलमान भी है और हिंदू भी है। मगर दिक्कत है कि एक मुसलमान हिंदू नहीं हो सकता। दिस इज द प्रॉब्लम। तो हम्म। इसीलिए ऋषि सुनक 1.6% को तो रिप्रेजेंट कर सकता है क्रिश्चियन को, क्योंकि वो ये नहीं कहता कि हम जीसस क्राइस्ट को रिजेक्ट करते हो, कहता है आई एक्सेप्ट बिल्कुल। जीसस का। जीसस क्राइस्ट के मानने वाले उसको भले रिजेक्ट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ऋषि सुनक नहीं कर सकता, और अगर करता है तो फिर वो हिंदुत्व का परचम नहीं उठा सकता, क्योंकि वह एक क्रिश्चियन कंट्री में है। इसको तो हम नहीं टेक अवे करेंगे ना। ब्रिटेन एक क्रिश्चियन कंट्री, उसकी एक हेरिटेज है और हमें उस हेरिटेज का सम्मान और सत्कार करना चाहिए। यूरोप के जूडो क्रिश्चियन आइडेंटिटी, हम उसको नहीं हटा सकते हैं। तो लेकिन अब अगर एक भारतीय जाकर के जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में शामिल होकर के ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे कल्चर को प्रमोट करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मेरा कल्चर तुम्हारे कल्चर से भिन्न नहीं है। मुझे तुम्हारे कल्चर में जो, अब तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक फ्रीडम ऑफ डिफरेंट गॉड की बिलीफ है, उसको रिलीजन की बिलीफ का जो फ्रीडम है वो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कल्चर, कस्टम, हेरिटेज, ट्रेडिशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट करूंगा। आप ये जी कोई जी। भी, जो भी ये बात कहेगा, वो हिंदुस्तान में आके कोई ये बात कह दे कि भाई मैं भारतीय दर्शन, भारतीय फिलोसफी, भारतीय कल्चर, भारतीय ट्रेडिशन, तुम आप फिर किसी को भी मानने वाले हो, कौन फर्क पड़ता है? अगर आप आरिफ मोहम्मद खान हैं तो हमें गर्व है आपके ऊपर। आप समझ रहे हैं? वेद। जी जी जी, निसंदेह तो है। लेकिन अब आप औरंगजेब बन के आओ और बोलो कि हम दर्शन करें, वो तो नहीं चलेगा ना। औरंगजेब और आरिफ मोहम्मद खान में तो अंतर समझना पड़ेगा। औरंगजेब ने हम्म। तो हमारे सिख गुरुओं की हत्या करी, हम उसको अपना कैसे मान लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत में तो सिख गौरवशाली इतिहास मुगलों से ही लड़ने का है। और अगर मुगल हीरो थे तो फिर सिख विलन थे, मराठा जी विलन जी। थे, क्योंकि उन्होंने तो विरोध किया ना इनका। अगर आप ये कह रहे हो कि मुगल हीरो थे, तो एसेंशियली आप ये कह रहे हो कि जितने सिख गुरु थे वो विलन थे, जी जी। क्योंकि हीरो तो ईवल से लड़ता है ना। और मुगलों ने सिखों से लड़ा और मराठाओं से लड़ा। हिंदवी साम्राज्य, जिसको आज लिया मराठा साम्राज्य कहते हैं, वो तो शिवाजी लड़ा रहे थे ना। हम्म। तो विलेन हो गए। हम्म। जी बताए। ये G20 को मोदी जी ने उसके दृष्टिकोण, उसके आदर्श और सर्व स्वीकार्यता जो बनाया है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। मोदी जैसे जी उसका ने वो एक इसको उदाहरण, अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाना। मोदी जी ने इसको सर्व स्वीकार्य नहीं बनाया है, मोदी जी ने इसको लोगों तक पहुंचाया है। ये सर्व स्वीकार अपने आप में था। आप वह सामान नहीं बेच सकते वकील साहब जो सामान घटिया है या बेचने लायक नहीं है, ठीक है ना। आप अच्छे सेल्समैन तभी हो सकते हैं जब आपका प्रोडक्ट अच्छा हो। हम्म। आप कितने अच्छे सेल्समैन हो, सामान बेच दोगे और अगर वो सामान खराब निकला तो लोग आपको 2 मिनट 2 दिन बाद गालियां, सामान तो आप बेच दोगे, गालियां पड़ेंगी हम्म। आपको। तो मोदी जी ने भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई इस अप्रतिम सभ्यता
और इसके जीवन दर्शन को लोगों तक पहुंचाया है। स्वीकार्य वो अपने आप में था। मोदी जी अगर इसलिए लोगों ने नहीं स्वीकार किया, हाँ, उसको जाना तो वो स्वीकार्य तो करना ही था। स्वीकार्यता को बढ़ाया बोला मैं। हाँ, तो मोदी जी एक अच्छे प्रचारक हैं, हम्म, इसमें कोई शक नहीं। और इंडिया नीडेड अ प्रचारक, हम्म, इंडिया बैडली नीडेड अ प्रचारक, जिनको हम्म, हम इस्लाम के लिए सूफी कहते हैं। हमारे लिए तो भी तो कोई सूफी बने जो हम्म, हमारी बात दुनिया तक ले जाए। हम्म, इंडिया की प्रॉब्लम ये रही कि हम इनवर्ड्स रहे, हम्म। हमारी फिलॉसफी में दम था पर हम लेके नहीं गए। डॉक्टर साहब, अंत में मैं इंडिया दैट इज भारत, वो चेंज होने वाला है, उसके बारे में बताएं थोड़े से। ठीक है, क्या है नहीं, आपका क्या? चेंज नहीं होने वाला है, वो तो वैसा ही रहेगा। हाँ, ये है कि भाई दो कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी एक में। ही। हम्म, तो अब कौन सा ट्रांसलेशन ऑथेंटिक है, इस पे हम नहीं जाते। ये एक लीगल क्वेश्चन है, आपको पता है, ये सब कोर्ट में उठेगा, एक अलग हाँ, बात हाँ, है। हाँ। लेकिन दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, एक में लिखा है हम भारत के लोग, और भारत यानी कि इंडिया एक राज्यों का समूह संघ होगा, ठीक है ना। हिंदी में ये लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अच्छा, इंडिया और भारत का सेम चीज है? अंतर है नहीं। कुछ चीजों में इंडिया और भारत सेम है, लेकिन कुछ हम्म। चीजों में इंडिया और भारत सेम नहीं है। इसको समझना अति आवश्यक है, अति अति आवश्यक है। आप समझ रहे हैं? जी। तो इसलिए अब जैसे मैं आपको समझाऊं, आपको मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूं। मैंने क्या कहा कि इंडिया और भारत कुछ सेंस में तो एक है, लेकिन कुछ सेंस में एक नहीं है। देयर इज सम एरिया जहां पे ओवरलैप है, लेकिन देयर इज सम एरिया जहां पे एक दूसरे से अलग अलग है, पृथक है। जैसे अब आप अगर देखें कि भारत की जो डेफिनेशन है, ठीक है ना, उस डेफिनेशन को अंग्रेजों ने जो लिखा और जो हमने लिखा, उसमें क्या सिमिलैरिटी और क्या अंतर है, क्या अंतर है, ठीक है। इसको ऐसे समझा, ब्रिटिश हिस्टोरियन है माउंट स्टीवर्ट एल्फिंस्टन, उसने 1875 या 1865 में किताब में लिखा कि इंडिया इज बाउंडेड बाय द हिमालयन माउंटेन्स, द रिवर इंडस एंड द सी। इट्स लेंथ फ्रॉम कश्मीर टू केप कॉमरिन इज अबाउट 1900 माइल्स। अब अगर आप इसी चीज को एक और डेफिनेशन जो हिंदी में संस्कृत में हमारे पूर्वजों ने दिया, हम्म, उत्तर समुद्रस्य दक्षिण हम्म, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, यानी उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। The country that lies north of the ocean and south of the Himalaya is हम्म, called, for there dwelt the descendants of Bharata, Bharat. ऋषभो मरुदेव्याश ऋषभात भरतो भवेत, भरताद भारतम वर्ष भरतात सुमस्तीत स्वभूत। This means Rishabh was born to Marudevi, Bharat was born to Rishabh, Bharatvarsha arose from the king Bharat. So अगर आप भारतीय हैं तो आपके पूर्वज तो ऋषभ हो गए, हम्म। मरुदेवी हो गई, ठीक है ना। इनसे आप तो पल्ला नहीं छुड़ा सकते, जी, जी, क्योंकि जी। गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट का मतलब होता है इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, कि हमारे लोगों की ये जमीन थी, ये जमीन हम इसलिए रूल करेंगे क्योंकि हमने ये इनहेरिट किया है। यही गवर्नमेंट है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का यही प्रिंसिपल होता है, जी, जी, इनहेरिटेंस। जी। तो अगर हमने राजा भरत से, जो कि मरुदेवी के पुत्र थे और राजा ऋषभ के पुत्र थे, उनसे ये हमने हेरिडिटरी ली है और हमको ये भारतीय इसलिए हम कहला रहे हैं, तो फिर कोई ये नहीं कह सकता कि मुगलों ने भारत को बनाया है, कोई ये नहीं कह सकता अंग्रेजों ने भारत को बनाया है। फिर भारत हमको मिला राजा भरत से। अब इसका एक और देखिए, तो ये अगर आप इंडस कह रहे हैं तो आपकी पूरी की पूरी जो इम्फेसिस है वो रिवर इंडस पे है, और वो इंडस नाम ग्रीक्स ने दिया। वो जब आए तो उसको इन्होंने इंडिका कहा और में फैल गया। इंडस से आपको भारतीय कल्चर सभ्यता के बारे में धेले भर का पता नहीं चलता। इसलिए इसका नाम जो कुछ लोगों ने बदमाशी करके सिंधु घाटी सभ्यता किया, वो ठीक नहीं थी।
उसको भारतीय सभ्यता ही कहे जाना चाहिए था। खैर एनीवेज उस पर फिर कभी हम डिबेट करेंगे। मेगास्थनीज ने भी इंडस करके इंडिया करके बोला। आपने इंडिका में जब इसको पहली बार नाम इंडिका दिया, वरना आप अगर उस समय की और कंटेम्प्रेरी किताब पहले मेगास्थनीज से पढ़ें जो कि उस समय उस इलाके में लिखी जा रही थी, इसको हौदा के नाम से कहा जाता था, HOUDA। समझ रहे आप? तो पॉइंट ये है कि आप यदि भारतीय हैं तो आपकी आइडेंटिटी किसी नदी से नहीं आ रही, क्योंकि भैया क्या बुराई कर दिया गंगा जमुना ने, क्या कमी हो गई कावेरी में, महानदी में? इनकी क्या कमी है कि हम अपने आप को कवेरियन नहीं करा रहे हैं, महादेवियन नहीं करा रहे हैं? ये छत्तीसगढ़ में जो नदियां बहनी, उन्होंने कौन सा पाप किया है कि सारी की सारी हमारी आइडेंटिटी इंडस से हो जाए? छत्तीसगढ़ में महानदी है सबसे बड़ी नदी। हाँ, तो बताइए महानदी की ने क्या ऐसा पाप कर दिया कि हम महानदियन नहीं कहला रहे, हम इंडियन कहला रहे हैं? तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सारी नदियों की शक्ल, जब मेरी नानी जब दादी जब नहाती थी या नहाने जाती थी तो वो एक मंत्र बोलती थी जिसमें सारी नदियों के नाम होते थे। जी मैं वो भूल गया, और ये सब इसी तरीके से भारत को बनाया गया। उसमें महानदी भी होती थी, मतलब गंगा जमुना जितनी ताप्ती जितनी रिवर थी सबका नाम होता था, मुझे याद है। इस तरीके से लोगों को बताया गया, उनकी चेतना में डाला गया कि ये तुम्हारी भूमि भारत है। लेकिन ये फिर बाद में आकर के यूरोपियन दृष्टिकोण से देखने वालों ने हमको इंडियन बना दिया। अब इंडियन बना दिया तो फिर वो कंसेप्ट हो गया कि जब इंडिया को समझने वाला बाहर से आया तो उसने ये भी थ्योरी ला दी कि आर्यन इन्वेजन हुआ था। डॉक्टर साहब जी, मैं यहाँ पे वो मेरे ग्रैंड मदर की बात करूंगा। वो अटक से कटक तक कहीं चले जाओ बोलती थी, आज से 30 साल पहले। अटक से कटक, तो मैं उसको 10 साल पहले 15 साल पहले समझ पाया। अटक है पंजाब में, पाकिस्तानी पंजाब में, और कटक है उड़ीसा में अपना। तो वहां से वहां भारत था, एक कॉन्सेप्ट था। जी जी, कन्याकुमारी से कश्मीर, ये भी कॉन्सेप्ट। हाँ, अटक से कटक, अटक से कटक, कन्याकुमारी से कश्मीर। मेरे ग्रैंड मदर के डेथ हुए 35 साल हो गया है। जी जी जी, तो मैं वही तो बता रहा हूँ, इन लोगों को, चूंकि ये कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट नहीं थे, कॉमन लोग थे, इनको इन मंत्रों और श्लोकों के द्वारा ये भान कराया गया कि तुम भारत के कौन भारतीय हो। जब आप सारे रिवर्स को अपने मंत्र में उच्चारण दे रहे हो तो डॉक्टर साहब इसमें जैसे चर्चा चल रहा है कि इंडिया को कंप्लीट भारत कर देंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे, उसको ब्रैकेट में रखेंगे मेरे ख्याल से। इंडिया दैट इज भारत, तो भारत दैट इज इंडिया हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? वही बात नहीं, आपसे यही कह रहा हूँ। देखिए, भारत, हम जैसे कुछ लोगों को गालियां खाना है अभी, क्योंकि दिमागों में ऐसी बातें भर दी गई हैं कि अपने लोग ही गाली देंगे। आप समझ रहे हैं? तो जो काम हम लोग कर रहे हैं इसमें शाबाशियां नहीं है, गाली दे रहे हैं, अपमान है। लेकिन अंततोगत्वा स्वीकार कर रहे हैं डॉक्टर साहब। आप हमेशा चर्चा कर रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम का, आपके साथ हम लोग भी कर रहे हैं। तो हम तो छोटी छोटी गिलहरियां है ना वकील साहब, आप हो गए, हम हो गए, हम सब भारत माता की काम कर रहे हैं। हमारी कोई, हमें और आप में कोई अंतर तो नहीं है ना, हमारा आपका तो लक्ष्य एक है। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं कि ये एक हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया स्थान था, हमारी एक कल्चरल हेरिटेज है, हमारी आइडेंटिटी है। जी जी जी, और हमारी आइडेंटिटी में कहीं छोटा बड़ा नहीं था, ये तुमने हमें बता दिया बाहर से आकर के कि शूद्र छोटा, ब्राह्मण बड़ा, ये कहीं नहीं लिखा है। कई छोटी जाति बड़ी जाति, लेकिन ऐसा भारत का मानचित्र और साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी बना दी है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये प्रैक्टिस किया भी कि हम ब्राह्मण हैं और शूद्र से छोटे हैं, शूद्र से बड़े हैं, तो उस व्यक्ति को दंड देना चाहिए ना। पूरी फिलॉसफी को तुमने चेंज करने का प्रयास कर दिया, और उसमें तुमने किया क्या? तुमने तो और छोटे छोटे छोटे, अब अति छोटी जातियां ये क्रिएट किए हो तुम। तुमने तो उसको अभी, अगर उस थ्योरी को तुमने निगेट किया कि देयर इज हायरार्की। पहली बात तो कोई हायरार्की नहीं है, मैंने आपको वो वर्ष पढ़ के सुना सकता हूं, कोई हायरार्की नहीं है पुरुष सूक्ता के उस वर्ष में। लेकिन अगर वो था भी तो तुम्हारा तो ये काम था ना कि समानता लाते, तो तुम समानता ला रहे हो। ये ओबीसी हो गया, ये बैकवर्ड क्लास है, ये वो बैकवर्ड क्लास है। हालांकि वो बैकवर्डनेस का कोई, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस है, तुमने उसको पता नहीं किस चीज में दे दिया है, जैसे कि वो जाति व्यवस्था का नाम है सोशल एंड बैकवर्डनेस, जो कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में दी गई है।
वो तो एक उसका उसका जो है वो क्या इंडियन सोशियोलॉजी में कुछ गलत प्रैक्टिसेस हुई, क्योंकि वो लोग फिलॉसफी को नहीं समझ के आए, तो उसको रिफॉर्म करने की कोशिश थी। अब तुमने उसको आइडेंटिटी बना दी, उस पे लोग रिजिड हो गए कि हम तो जी यही जी। हैं। अब वो हम्म। कहते हैं कि आपको ओबीसी नहीं कहोगे तो हम नाराज हो जाएंगे। लोग साला ओबीसी बनने के लिए मरे जा रहे हैं। एसटी बनने के लिए, एससी बनने के लिए लोग उतावले हो जा रहे हैं आज। आप देख लें क्या हुआ मणिपुर में। चले ट्राइबल्स का, तो अब ट्राइबल्स भी एक इंडिया में अलग ही कॉन्सेप्ट है। हैं क्या हैं है ट्राइबल भाई? अपनी पुस्तकों में पढ़ो, भारत की डेफिनेशन में कहाँ कहा गया कि ये ट्राइबल है? हैं ट्राइबल का कॉन्सेप्ट और नेशन का कॉन्सेप्ट बाइबल में मिलता है, हैं वेदों में हैं। नहीं मिलता। वेदों में जो हम्म 4 संकल्पना की गई हैं वो खाली की गई है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ट्राइब हम्म कहां से आ गया इसमें? हम्म। डिवीजन दर डिवीजन करके तुमने अपने आप को तुम एक यूरोपियन फिलॉसफी से चला रहे। ये बहुत टफ काम है। इस धूल को निकालना, इसको समझाना, क्योंकि सबसे पहले ट्राइब आपका दुश्मन बन जाएगा। वो भी मान रखा है कि हम ट्राइब हैं तो हम अलग हैं। वो कर रहा है शिव हम्म की पूजा, वो कर रहा है राम की पूजा, वो कर रहा है कृष्ण की पूजा, लेकिन कह रहा हम ट्राइबल है। हम्म। सो भारत की इतनी ज्यादा कंफ्यूजन फैला दिया गया है, दिमागों में जाले लगा दिए गए हैं, और कि वो साफ करना, आप समझिए, वो इस गंदगी में वो उतरेगा जिसको अपमान पीना पसंद हो। वो आदमी जो अपने आप को शाबाशी देखना चाहता है कि वाह क्या इंटेलिजेंट, वो नहीं कर सकता। अगर अभी आप जी जी डॉक्टर साहब, अभी देखिए स्टालिन के सुपुत्र जो मंत्री हैं, उनका नाम क्या है? क्या स्टालिन है? उदयनिधि स्टालिन। हाँ, उदयनिधि स्टालिन साहब ने बिना सनातन को जाने, बिना पढ़े पूरा आधा घंटा भाषण दिया है कि सनातन ये है, सनातन, और सनातन को जान ही नहीं रहे क्या है। सनातन में स्टालिन जातिवाद है को ही नहीं। पूरे यूरोप में गालियां पड़ती हैं। हाँ। मास मर्डरर है स्टालिन। हम्म स्टालिन ने जो रशिया में किया है रशियंस के साथ, रशिया क्या है, सेंट्रल एशियन और कुछ रीजन पे ईस्टर्न यूरोपियन का कब्जा हो गया। ये तो जॉर्जियन था ना, स्टालिन तो जॉर्जियन था। जरा इसने हाँ, क्या किया जार्जियन। है? हम्म जरा स्टालिन ने कितने लोगों की जान अकेले स्टालिन लिए, तुम तमगा लेके घूम रहे हो। शर्म। हम्म हम्म। और You इंडियन you होते have हुए। taken the name of a person who is a proven mass murderer of the present history, बिल्कुल बिल्कुल। और तुम ये बात कह रहे हो। पहले स्टालिन तो ड्रॉप करो यार। तुम हर हम्म उस यूरोपियन और हर उस रशियन का अपमान करते हो जिसको इसने मारा। हम्म। आप जरा यूक्रेनियन से बात कीजिए, वो आपको स्टालिन की जो है वो कहानियां सुनाएंगे कि क्या जबर किया। आप जरा बात कीजिए सेंट्रल एशियन से, जो उसने जबर किया है लोगों के ऊपर। साइबेरिया के सुधार कैंप में 50 लाख लोगों को मरवा दिया उसने, सोचिए। उसके विरोधियों को। और इसका ये सरनेम लेके घूम रहे हैं, उसको प्राउड कर हाँ, रहे हैं। 50 लाख लोगों को। और कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म का विरोध करेंगे, स्टालिन को प्रमोट बिल्कुल, करेंगे। स्टालिन बन गए उसके लिए। मतलब एक आदमी जिसने प्रूवन फैक्ट ऑफ द हिस्ट्री है कि आपको नंबर ऑफ डेथ भी मिल जाएगा, उसने कॉज किए हैं, तुम उसकी फिलॉसफी को अपना बना रहे हो। और ये तो कहीं नहीं है भाई। चलो ये हो सकता है तुम्हारे मन में हो कि ब्राह्मणों ने ये बाकी जातियों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार किया। जिनोसाइड का तो कोई लेक्चर, कोई आइडेंटिटी नहीं मिलता। एटलीस्ट प्रूवन, तुम्हारी जो इमेजिनरी कंस्ट्रक्ट है उसको हटा दो। क्योंकि अगर हम्म जिनोसाइड हो रहा होता तो कश्मीर में जो 370 के अंदर में जो हिंदू, जिनको कहा गया था कि आप सारी जिंदगी कूड़ा ही उठाओगे, वो चेंज कर देते। अगर जिनोसाइड हुआ तो आज तो ब्राह्मण तो 3 से 4% ही है टोटल पॉपुलेशन का। मेजर पॉपुलेशन तो दूसरे जातियों की है। तो ये माइनॉरिटी में कैसे होते? मेजॉरिटी में तो ब्राह्मण होते। फिर ये तो साफ हो गए होते अगर ये सब जिनोसाइड हुआ था। जिनोसाइड का मतलब है कि नंबर घट जाएगा ना। तो हुआ कुछ और। ये प्रॉब्लम ऐसी है वकील साहब, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज सो। और ये जो इसके मानने वाले लोग हैं, दे आर लीथल, दे आर ब्रूटल। उनका अटैक एकदम ऐसा होता है कि आप यहां से हिल जाओगे। बहुत कड़ा जिगरा चाहिए होता है। मैं फेस करता हूं जब मुझे गालियां पड़ती हैं। जब मैं ये सोचता हूं मैं तो इनका भला चाहता हूं, फिर भी मुझे गालियां दे रहे हो। तो खैर बात, अब क्या कीजिएगा। मतलब ये मेरे दिमाग की गलती है कि हम इस रास्ते पे चल पड़े कि ये बोलना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं। लेकिन अब है आपको गालियां सुनने के लिए। मैं किताबें लिखा हूं, मैं दुनिया से कहता हूं यार मुझे कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है, ये बता दो भाई।
कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसमें शायद डॉक्टर साहब एक चीज मैं रखना चाहूंगा। एम करुणानिधि ने अन्नादुराई के डीएमके को हाईजेक किया और उसको एक फैमिली लिमिटेड कंपनी बनाया उसने, और आज उसी का पोता ये बोल रहा है करुणानिधि जी ने दलितों को उत्थान के लिए पार्टी में शामिल हुआ था। आज 5,000 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं स्टालिन और उसके लड़के, मैं उसके पूरे पॉलिटिक्स पे नहीं खानदान। जाना चाहता। ठीक है ना, वो ठीक है, मैं पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहता, पॉलिटिक्स ऐसा हम्म ही रहेगा। हम्म मैं तो तुमसे फिलोसफी पे बात कर रहा हूँ, जिसपे तुम अटैक कर हाँ रहे हो। हाँ, जो सनातन उन्मूलन सभा तुमने बुलाई, फिलोसफी हम्म के आधार पे बुलाई ना, तो आओ फिलोसफी पे डिबेट करो। तुम हम्म स्टालिन लिख रहे हो अपने आप को प्राउडली, और तुम हम्म जीनोसाइड की बात कर रहे हो। हम्म मैं तुम्हारी जातियात पे नहीं जाता, फिलोसफी पे आ जाओ। हम्म सनातन धर्म को पी कार्ति चिदम्बरम के बेटे ने, कार्ति चिदम्बरम ने, जो पी चिदम्बरम साहब का बेटा है, उसने बोला हम्म सनातन धर्म का मतलब है हायरार्किकल कास्ट सिस्टम। बाकी बोले हम्म मैं तो खुद मंदिर जाता हूँ, मेरी माता जी मंदिर जाती है, सब मंदिर जाते हैं, और तमिलनाडु की शायद 80-83% जनता जो है वो टेम्पल गोइंग है। ठीक है, वेरी गुड। वो डी राजा ने क्या बोला है उसको तो देखिए। वो ठीक है ना, वो तो आके तड़का लगा रहे हैं कि वो एड्स है और ये हाँ एड्स है और वो भी अफ्लिक्शन है। पॉइंट ये हाँ है, वो उनके कहने का ये मतलब है कि हम कास्ट सिस्टम को गाली दे रहे हैं, सनातन धर्म हम कास्ट सिस्टम को कह रहे हैं। वो पहली हम्म बात तो वो गलत है, क्योंकि फिलॉसफी में अगर तुम सनातन सिस्टम, सनातन को सिर्फ कास्ट सिस्टम भी कह रहे हो, जिसका कि हम्म सोर्स जो है वो वैदिक ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का एक पर्टिकुलर ऋचा है। उस हम्म ऋचा में अगर आप चाहेंगे वकील साहब तो मैं पढ़ दूंगा आपके लिए वो ऋचा, उसमें कहीं भी हायरार्की का बात नहीं कहा गया है। आप समझ पढ़ रहे हैं? दीजिए आप, 1 मिनट लगेगा जो भी होगा। ऋग्वेद का है, ब्राह्मणोस्य मुख मासीद बाहु राजन्य कृतः, ये ऋचा नंबर 12 है। ठीक है ना, फिर से पढ़ता हूँ। ब्राह्मणोस्य मुख मासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदस्य यदैश्व पद्माम शूद्रो अजायत। दैट मीन्स ब्राह्मण, the Brahmins were his mouth, the Kshatriya became his arms, and Vaishwas were his thighs, and the Shudras were assigned to his feet. चलें, अब मैं आपको एक और पढ़ सुनाता हूँ, इन दोनों को पढ़ के फिर इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे। बात तो इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि इस पर्टिकुलर वर्ड्स में तो कहीं नहीं लिखा कि मुख और पैर इंफीरियर और वो, ये तो आपका कंस्ट्रक्शन है। हम्म वो तो कह रहा है कि ब्राह्मण को मुख दिया गया है, या मुख से ब्राह्मण निकला, यहाँ से क्षत्रिय ये निकला, पेट से वैश्य निकला, और पैर से ये शूद्र दिया गया, मान लीजिए। तो अब कंस्ट्रक्शन आपका ये है कि पैर घटिया होता है और सर बड़ा होता है, यही कंस्ट्रक्शन है। आप ये कह रहे हो कि हेड इज सुपीरियर टू लेग, ये वर्ड्स में नहीं है कहीं भी, ऋचा में नहीं है कहीं भी। आइए अब हम इसका दूसरा वाला पार्ट पढ़ देते हैं। ठीक है, तो सर इसमें जन्मना नहीं था उस समय, जन्मना नहीं था, कहीं कर्मणा नहीं है था। भाई, ये कर्म की बात है कि भगवान, हाँ देखिए ये पौरुष भगवान नहीं है, पौरुष मतलब क्रिएटर। जब ये भी फिलॉसफी है कि क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं है। अनलाइक एब्राहमिक फेथ में क्रिएटर और क्रिएशन अलग अलग चीज है। हमारे यहाँ क्रिएटर और क्रिएशन सेम है, और क्रिएटर भी क्रिएशन से ही बना है और क्रिएशन भी क्रिएटर से बना है। तो फिर शूद्र भी भगवान है और भगवान भी शूद्र है। पौरुष शूद्र है और पौरुष शूद्र पौरुष है। ब्राह्मण पौरुष है, ब्राह्मण का मतलब ये जो तुम कह रहे हो मुख, मुख का मतलब फेस नहीं, चेतना। किसी भी इंसान जिसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो ब्राह्मण है। वो कॉन्शियस है कि हमारे पास हो क्या, बाकी लोग नहीं कॉन्शियस है। और इस कॉन्शियस को आप तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप देखें भगवान श्री राम ने राक्षसों से युद्ध किया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो ऋषि मुनि थे वो अपना जो रिसर्च था या जो पढ़ाई लिखाई थी, अपने जीवन शैली वो कर सके। सो आपको इसकी जरूरत होगी। अगर आपका हार्ट फेल हो जाए, आपका लंग्स फेल हो जाए, सबसे पहले ब्रेन डेड होगा। ठीक है ना, ब्रेन चलता है, ये ऑर्डर देता है, लेकिन ब्रेन को खुराक तो छाती और ये लंग्स दे रहा है ना। ऑक्सीजन जाना बंद हो जाए, ब्रेन खत्म। खून जाना बंद हो जाए, ब्रेन खत्म। दूसरी बात, पेट जो है, जब भोजन यहाँ पे आपके न्यूट्रिशन मिलेगा तभी वो आपको ऑक्सीजन को सप्लाई और बाकी शरीर में लगेगा। वो पेट खराब तो खेल ही खत्म, किडनी खराब तो खेल ही खत्म। ठीक है ना। पैर, यदि आप अगर स्वस्थ हैं तो ही आप चल सकते हैं, तो ही आप स्वयं को महसूस कर सकते हैं, क्रिएशन को अब फील कर सकते हैं। तो चारों की अलग अलग है। अब जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अब ये कोई क्वेश्चन है कि एग्जीक्यूटिव बड़ा है कि जुडिशरी बड़ा है?
लेजिस्लेचर बड़ा है कि जुडिशरी बड़ा, ये बेवकूफ लोगों का काम है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ये क्या बात है भाई? सबका अपना अपना काम है। अगर डिवीजन है तो हायरार्की तुम कहां का लेके आ रहे हो उसमें? ठीक है ना? तो अब मैं प्रोफेसर हूं, मेरे ऑफिस में जेनेटर है, मेरे यहाँ पे आती है, वो एक बच्ची है, वो घर को, वो रूम को झाड़ू लगाती है। मेरे और उसकी डिग्निटी सेम है, पर मेरा और उसका अंडरस्टैंडिंग सेम कैसे हो जाएगा? उसकी जो कॉन्शियसनेस है वर्ल्ड को लेके बहुत लिमिटेड है, और उसी तरीके से मैं उसका काम नहीं, अगर वो घर वहां साफ सफाई ना रखे, गंदगी ना रखे, तो मैं कॉन्शियसनेस को अभिभूत नहीं कर सकता। तो ये कहां से हो गया कि जो झाड़ू लगा रही है वो छोटी हो गई और जो पढ़ रही है वो बड़ा हो गया? ये तो नहीं है। वर्क का डिवीजन है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जो जिसका काम है वो दे दो। शूद्र वर्ड कहां से भाई? ब्राह्मण वर्ड अगर अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड, तो शूद्र में कमी कहां से हो गई? शूद्र घटिया वर्ड कैसे? वो वर्ड है, वो एक शब्द है, वो एक कॉन्सेप्ट को डिनोट कर रहा है, तुम उस शब्द को ही घटिया बना दिए। वो मानसिकता पे हो जाता है, एक मानसिक रोग, मानसिकता बना लेते हैं, वो है नहीं एक्चुअल, वो मानसिकता बनाई गई है। हाँ वही दुष्प्रचार किया गया है, और उसकी कारण भी ये है कि हमारे यहाँ पे भी लोगों ने इसको, खुद के लोगों ने इसको बहुत ज्यादा इनकरेज किया। हुआ ये कि लोगों ने रिलीजन को या अरे धर्म को वो बना दिया, तुम्हारा ये पूजा करा लो, तुम्हारे ग्रहों में दोष है, ये दोष है, ये उसकी कमर्शियल यूटिलिटी में चले गए। पुजारी चाहिए थे, ऋषि मुनि मिल गए पुजारी आपको। ब्राह्मण आपका ऋषि मुनि होना चाहिए था, पर ब्राह्मण मिल गया पुजारी आपको। वो कह रहा है कि फलाना ग्रह की शांति करा देंगे, अब वो करा देंगे, ये करा देंगे। बेचारा आदमी अपने जीवन में परेशान है, पहुंच गया आपके पास, पंडित जी शादी नहीं हो रही है, लड़का की तरह कुछ करावा, तब पंडित जी लगन हवन करें। तो वो हवन तो पंडित जी कुछ नया तो कर नहीं रहे, ठीक है आप वो करिए, आपका जो प्रैक्टिस है, लेकिन पुजारी ज्ञानी नहीं है। पुजारी ज्ञान का वाहन है खाली, ज्ञान तो ब्राह्मण है, पुजारी ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण ऋषि मुनि है, वो कॉन्शियस है। पुजारी तो कोई भी बन सकता है, जिसको भी वो सिखा दीजिए, वो सीखने में तो कोई भी आज आप सीख करके काम कर सकता है। इंसान किसी को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन हर इंसान किताब पढ़ने के बाद एकदम दिव्य बन जाए, कॉन्शियस हो जाए, ये नहीं होता। उसी किताब को पढ़ के लोग ऑर्डिनरी बनते हैं, कोई उसी किताब को पढ़ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनता है, कोई उसी को पढ़ के फेल हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि भारत को फिलोसोफर्स चाहिए, भारत को एक समग्र एजुकेशनल पॉलिसी चाहिए जो गवर्नमेंट से ना हो, गवर्नमेंट उसको हेल्प करे, लेकिन वो सामाजिक कार्य बने। ये मेरी इच्छा है अपने जीते जी करने जी। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने 60 नोटिस में आए और चर्चा हुई और ज्ञानवर्धन हुई सभी दर्शकों की। और अंत में मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करें, DR पटेल चैनल को, और डॉक्टर साहब के चैनल तक्षशिला अभिषेक मिश्रा जो चैनल है उसको भी लाइक और सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब नमस्कार, आप भी जल्दी जाने वाले हैं।